हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारा सैटरडे है और आज का टर्न जो है हमारा वह है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें 3 डे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री, 2 डे मेडिवल हिस्ट्री और 2 डे मॉडर्न हिस्ट्रीज होता है। तो उसी तरह इस वीक में भी हमारा अब वही चलेगा जब तक आप लोग का एग्ज़ाम है, जिससे कि सभी हिस्ट्री के तीनों पार्ट से आपके रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो अभी जो है आज का मॉक टेस्ट, जैसे कि पहले के 2 मॉक टेस्ट हैं हमारे पिछले हफ्ते के, जो कि सैटरडे संडे के, तो 10-10 क्वेश्चन के थे। किंतु आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आप लोगों की डिमांड भी थी तो कि कम से कम मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन का रखा जाए, तो उसके लिए मैंने आज का जो मॉक टेस्ट है उसे 20 क्वेश्चन का रखा है। तो आइए देर न करते हुए हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना, मीर कासिम द्वारा प्लासी की लड़ाई का हार का बदला लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। तो इसका सही उत्तर है जो वह है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया? अंग्रेजों से मतभेद होने पे मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया? तो आपके सामने ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, मुंगेर, मिदनापुर। तो इसका सही उत्तर है आपका मुंगेर। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। और ये पूछ रहा अंग्रेजों से दूसरे क्वेश्चन में कि मतभेद होने पे मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें क्या है कि उसी से रिलेटिव है। जैसा कि हम जानते हैं प्लासी की लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई में जो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ क्या कहते हैं गद्दारी की, वह अंग्रेज़ों से मिल गया और उसके बदले में पहले से उसका समझौता था अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ों ने उसे बंगाल का नवाब बना दिया। तो नवाब तो बना दिया, किंतु क्या है कि वह जो है अंग्रेज़ों की जो लालच थी, जो जिस वजह से उन लोग उसको बनाया था, उसको वो पूर्ण करने में असमर्थ महसूस करने लगा। जितनी डिमांडें थी उसको तो उसने पूरा किया, परंतु अंग्रेज़ थे कि उनका तो था कि बस अब बंगाल क्या है, खजाने की पोटली है, जब चाहो हाथ डालो निकालो। तो उसके बाद उसने जब पूरा करने में क्या कहते हैं असमर्थ रहा, तो अंग्रेज़ों के सामने मीर कासिम ने अपना रखा प्रस्ताव कि आप अगर मुझे बना देंगे तो मैं उसके बदले नवाब बनने बदले आपके वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की दीवानी आपको दे दूंगा और सिलाहट के चूने व्यापार में आपको कंपनी को आधा हिस्सा प्राप्त होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, मीर जाफर को कहा कि आप हट जाओ, अब मीर कासिम को बना दे। मीर कासिम भी बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो था लालच वो तो ख़त्म होना नहीं था। तो उससे उसने क्या किया कि मीर कासिम ने सोचा कि अभी जो हमारा मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी थी, तो उसने सोचा कि इसको क्या कहते हैं यहाँ से हटा के हम थोड़ा सा दूर कर लेंगे तो अंग्रेज़ों से के हस्तक्षेप से थोड़े बचे रहेंगे। तो उसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर ली। और उस क्योंकि मुर्शिदाबाद जो था थोड़ा संतरात्मक वातावरण से दूर था, कलकत्ता से दूर होने का अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप भी यहाँ न्यूनतम होता, किंतु उसने आर्थिक दशा तो सुधारने के लिए कई चीज़ें की, जैसे ऊपरी कर लगाया, खिजरीम जमा की वसूली करने शुरू किया, तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की, इन सब को व्यवस्था तो की और सेना का आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। परंतु जो बंगाल सरकार या बंगाल के नवाब लोग दस्तक देते थे अंग्रेज़ों को, उसका जो है वाणिज्यिक अधिकार जो देते थे उनको उस दस्तक के द्वारा कि आप क्या क्या, वो उसका बहुत दुरुपयोग कर रहे थे। और इस पे है जो है मीर कासिम रोक लगा रहा था। और उसके इसको देखते हुए उसने क्या किया कि सारे जो आंतरिक व्यापार को ही कर मुक्त कर दिया, ताकि वो दस्तक का दुरुपयोग वाणिज्यिक अधिकार का न कर सके। तो ये कारण तो था ही, साथ में था कि जैसे पटना व्यापारी कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण करके अधिकार, लेकिन मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार करके एलिस को पराजित कर दिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को बंदी भी बना लिया था। और इस कारण क्या हुआ कि पटना की ये घटना भी बक्सर के युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार करने में रही।
तो मीर जाफ़र को क्या हुआ कि नवाब घोषित कर, फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब मीर जाफ़र को नहीं, मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया 1763 में। तो मीर कासिम के विरुद्ध और युद्ध छेड़ दिया। तो इस तरह से मीर कासिम क्या हुआ, कुछ तो भागा फिर उसके बाद में उसने अवध और मुग़ल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उस समय, उनके साथ गठबंधन बना के सोचा कि चलिए हम संयुक्त रूप से लड़ते हैं अंग्रेज़ों से, किंतु वह हार गए। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट थे और आप लोगों ने देखा, जैसे कि एक तो आपसे ये वाणिज्य व्यापार तो था ही, साथ में अगर कभी ऐसा आ जाए कि किस घटना के बाद मीर जाफ़र को उन लोग 1763 में नवाब घोषित करके मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया अधिकारियों ने, तो वही पटना की जो घटना थी जिसमें एलिस को पराजित करके और कई अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेना। और ये जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अंग्रेज मतलब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया, तो मुंगेर ले गया। पर यहाँ मुर्शिदाबाद जो है ऑप्शन में, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पहला नवाब था ये अंग्रेज बंगाल का, मुर्शीद कुली खां, तो इसने क्या किया था, पहले जो ढाका थी राजधानी बंगाल में, तो उसको क्या किया, वहाँ से हटा के उसने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पूछ लें कि मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था, तो आपके सामने मुर्शीद कुली खां होगा। वहाँ नाम से भी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो और यहाँ पे मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से मतभेद होने पे अपनी राजधानी कहाँ ले गया, तो मुंगेर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंतर्गत संधिबद्ध भारतीय राज्यों को स्वीकार करना पड़ता था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंतर्गत संधिबद्ध भारतीय राज्यों को स्वीकार करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि 3 कथन है, उसमें से क्या था, कंपनी के हित की लड़ाई में हिस्सा लेना, अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की स्थायी नियुक्ति व उसके रखरखाव की निश्चित राशि का भुगतान करना, कंपनी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को स्वीकार करना। तो इसका सही उत्तर है जो आपका वह है बी ऑप्शन। अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की स्थायी नियुक्ति और उनके रखरखाव के लिए एक निश्चित राशि का जो भुगतान था उसे करना पड़ता था। किस संधि के द्वारा, तो किस अलायंस के द्वारा, तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था उनके, जो कि किसी राज्य से वो कर लेते थे, तो उसके बाद होता था कि सैनिक के रखरखाव इसको, या हमारे जो सारे खर्चे हैं, या दूसरे राज्यों से जो हम संधि या करेंगे सारी चीज़ों के लिए वो एक निश्चित राशि कर देते थे कि इतना उस राज्य को देना पड़ेगा। तो सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत संधिबद्ध भारतीय राज्यों को स्वीकार करना पड़ता था अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की स्थायी नियुक्ति व उनके रखरखाव के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान। तो ये दोनों चीज़ें थी, ब्रिटिश सेना की स्थायी नियुक्ति भी करना पड़ता था, उसके रखरखाव के लिए एक निश्चित राशि का अंग्रेज़ों को भुगतान भी करना पड़ता था, ताकि जो सेना रखें उनके रखरखाव को वो खर्चा लेते थे उस राज्य से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम पहले कहना चाहते हैं कि जैसे कि लास्ट वीक के 2 मॉक टेस्ट है, आज का मॉक टेस्ट तो आपका 20 क्वेश्चन का है, किंतु वो दोनों पिछले सप्ताह जो मॉक टेस्ट है तो 10 क्वेश्चन के थे। तो उन दोनों मॉक टेस्ट का भी जो लिंक है इसी मॉक टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए, क्योंकि यह हमारा हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री से है या शुरुआती है। जैसे कि अभी हमारा क्या चल रहा है टॉपिक, हमारा टॉपिक है कि जो ये पुर्तगाली या अंग्रेज़ या जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और दूसरे मुगल साम्राज्य का विघटन और नवीन राज्यों का उत्थान। तो नवीन राज्य जैसे कि आप मैसूर राज्य था, या आपका ये अवध था, ये इसके साथ में बंगाल था, तो इन सब का जो उदय था, और विघटन के बाद नवीन राज्यों का, या जाट वंश था, मतलब जाट राज्य था, सिख राज्यों का उदय, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। और हो सकता है कि आज जहाँ तक है कि ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो कल से जो होगा वह मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? निम्नलिखित में कौन सा राज्य या प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? आपके सामने ऑप्शन है बंगाल, अवध, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है बंगाल। इसका सही उत्तर है आपका अवध। उस समय क्या था कि जो
अवध राज्य था वह आपको सैनिकों की पौधशाला कहलाता। और जैसा कि आपने देखा भी है, पढ़ा भी होगा कि भारत जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें क्या था, उसके पहले भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग 2,38,000 होती थी और ज़्यादातर कहाँ के थे, बंगाल और के सैनिक इसमें सर्वाधिक थे। परंतु विद्रोह के पश्चात क्या देखा अंग्रेज़ों ने कि जो बंगाल और के सैनिक थे तो 1857 की क्रांति में उन लोगों ने क्या किया कि अपने लोगों का काफ़ी साथ दिया। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि जब 1857 के बाद उन्होंने बंगाल और अवध से जो सैनिकों की भर्ती होती थी उसकी संख्या काफ़ी घटा दी और उसकी जगह उन्होंने पंजाबी और गोरखों की सैनिकों में संख्या में बढ़ोतरी करा दी, मतलब कि उनकी भर्ती करने लगे, अवध और बंगाल से कम लेंगे। किंतु यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सैनिकों की पौधशाला तो अवध को ही कहा जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि बंगाल से भी थे और अवध से भी थे, किंतु सैनिकों की पौधशाला अवध को कहा जाता था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दस्तूरी वाजिदी जो वाजिद अली शाह के काल में पूरा किया गया था वह है। दस्तूर ए वाजिदी जो वाजिद अली शाह के काल में पूरा किया गया था वह है ठुमरी का संग्रह, गज़लों का संग्रह, प्रशासनिक कानूनों का संग्रह। तो इसका सही उत्तर है आपका प्रशासनिक कानूनों का संग्रह। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना किसने की थी। 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कपूर सिंह ने, गुरु गोबिंद सिंह ने, बदन सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है आपका इसका सही उत्तर है आपका कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना। अगर यहाँ पे देखिए जैसे कि डेट दे दी है कि 1748 ईस्वी में, यहाँ पे अगर आपको डेट ना दी होती और दल खालसा की स्थापना आ जाए तो भी वहाँ पे आपको खालसा की स्थापना और दल खालसा की स्थापना दोनों अलग चीज़ें थी। तो इसको क्या कहते हैं, इस डिफरेंसेस को समझिएगा कि मान लीजिए डेट दिया है तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि इस समय गुरु गोबिंद सिंह का तक जीवित ही नहीं थे तो आप समझ जाएंगे, किंतु वहाँ पे अगर डेट नहीं दी होगी, ईयर्स नहीं मेंशन होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह ने की थी और खालसा की स्थापना जो 1699 में था वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। तो जब आपके सामने डेट ना हो तो जैसा कहा कि दल खालसा और खालसा की स्थापना को आराम से आप इसके डिफरेंसेस को समझिएगा और अपना सही क्वेश्चन को सही से हल करिए जिससे कि आपका नंबर न मिस हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता है। जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता है। सूरजमल, चूड़ामन सिंह, राजा राम। तो यहाँ पे आपके सामने इसका जो क्वेश्चन का सही उत्तर है वह है सूरजमल। अब यहाँ पे जैसे जाट समुदाय का प्लेटो का है या जाट समुदाय का अफलातून, तो अफलातून हो चाहे प्लेटो दिया हो वह सूरजमल को ही कहा जाता है। अब जैसे यहाँ चूड़ामन है तो चूड़ामन से भी संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भरतपुर राज्य की नींव किसने डाली थी तो यह आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा चूड़ामन। और ये आ जाए कि अकबर के सिकंदरिया स्थित मकबरे को किसने घुसकर जला दिया, लूटा और उसको जला दिया था हड्डियाँ निकाल कर, तो यह था राजा राम। तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है और मैंने इसलिए इन तीनों को इंक्लूड किया इसी ऑप्शन में, इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में कि इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसे भी बता सके, अलग से क्वेश्चन आपको बनाना पड़े ना आपको उसके लिए अलग से टाइम देना पड़े मॉक टेस्ट का। तो जैसे कि आपसे पूछता है जाट समुदाय का प्लेटो कौन है तो या अफलातून तो सूरजमल। भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की, नींव किसने डाली, जो कि जाटों का बहुत शक्तिशाली स्थान था, राज्य था और इसका यहाँ पे दुर्ग बनवाए थे ये लोग, तो मुगलों की शक्ति को चुनौती देते थे। तो वहाँ पे आपको होगा चूड़ामन। और जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे को किसने घुसकर लूटा और उनकी हड्डियों को निकालकर जला दिया था, तो राजा राम। और वहाँ पूछ ले कि ये किसने बताया है तो गोकुला जो जमींदार था उस समय का। तो ऐसा है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो जाटों से ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको क्लियर किया है, तो इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निज़ाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। निज़ाम उल मुल्क
किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका, यहाँ ऑप्शन है जैसे हैदराबाद, अवध, बुरहानपुर। तो इसका सही उत्तर है आपका हैदराबाद। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन शुरू था तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जबकि नादिर शाह का आक्रमण होता है तो बुरहान मुल्क था और निज़ामुल मुल्क था, दोनों की जो कि आपके एक ने अवध राज्य की नींव रखी, एक ने हैदराबाद की। और उसी समय क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में चाहे बंगाल हो, चाहे तो आपका हैदराबाद हो, चाहे अवध हो, सभी के सभी उसी समय स्वतंत्र हुए थे मुग़ल साम्राज्य से। तो निज़ामुल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, वह था हैदराबाद। और इसने जैसा कि कहा नादिर शाह के साथ आक्रमण जब हुआ था, मोहम्मद शाह का युद्ध हुआ था तो इसने साथ दिया था। बाद में इससे कुछ इसका मुग़ल शासक को लेकर मोहम्मद शाह रंगीला से धीरे धीरे इसका मनमुटाव शुरू हुआ और ये हैदराबाद शिफ्ट होगा। वहाँ पे इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय न्यायिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया? यहाँ पे कासिम बाजार ने लिख गया है, तो इतना तो आप समझ जाएंगे। कासिम बाजार में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था। तो 17वीं शताब्दी में क्या चीज़ें हैं? रेशमी धागे का उत्पादन कहाँ पे? कासिम बाजार में। और किस यूरोपीय न्यायिक कंपनी के पर्यवेक्षण में? तो यहाँ पे आपके सामने है डचों ने, अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने। तो ये जैसे सभी यूरोपीय कंपनी थी उस समय भारत में इन लोग का आगमन हुआ था और इन लोग संघर्षरत भी थे आपस में ही। सभी का एक दूसरे पे अधिकार होके एक अपने आप को आगे बढ़ाना और अपनी शक्ति की द्वारा एक दूसरे को डिफीट करते रहते थे। तो यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर है, पहले तो आपको बता देते हैं, डचों ने। और ये कब था कि 1615 के दशक में डच कंपनियों ने क्या कासिम बाजार में स्वयं की रेशम चक्की का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग उन्होंने 3000 कारीगरों का वेतन पे रखा। और जो कि डच इतिहासकार हैं ओम प्रकाश, उनके अनुसार यह प्रयास आधुनिक उत्पादन व्यवस्था की प्रारंभिक दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय था। और एक क्वेश्चन डचों से ये आ जाता है जैसे कि भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु किसने बनाए? तो वहाँ पे आपके सामने ऐसे अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, तो डचों ने। तो किंतु जैसा कि अभी हमने कहा कि उस समय सभी ये कंपनियां खुद ही संघर्षरत थी, आपस में एक दूसरे को डिफीट करने पे लगी रहती थी, क्योंकि जो यहाँ पे रहेगा उस पर क्या है कि उसका यहाँ कंपनी का अधिकार उद्योग पर, यहाँ के व्यापार पे स्थापित रहेगा और वही कर पाएंगे। तो इसलिए ये लोग, तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों और डचों के बीच में 1759 में एक युद्ध होता है अंग्रेज़ों का, जो कि बेडरा जगह थी बंगाल में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि युद्ध में डच पराजित हो जाते हैं और इसी पराजय के बाद भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है और वो ज़्यादातर इंडोनेशिया या जो दक्षिण एशिया के राज्य थे उनकी तरफों पूर्ण तरफ से हो जाते हैं। और यहाँ पे भारत में क्या है तो कि अंग्रेजी शक्ति की बुरी तरह से व्यापार पे काबिज हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत में आपराधिक मुकदमों की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय था। पूछ रहा है क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में आपराधिक मामलों की सुनवाई के हेतु सर्वोच्च न्यायालय था। तो यहाँ पे पहले चीज़ आपको ध्यान देने की, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शासनकाल था वहाँ पे आपराधिक मामलों की सुनवाई है तो कौन सा सर्वोच्च न्यायालय था? तो आपके सामने ऑप्शन है सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, प्रोविंशियल न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है आपका सदर निजामत अदालत। यह जो थी ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जो है आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अमृतसर की संधि के द्वारा रणजीत सिंह ने किस नदी को अपनी राज्य की सीमा स्वीकार किया? अमृतसर की संधि के द्वारा रणजीत सिंह ने किस नदी को अपने राज्य की सीमा स्वीकार किया? तो सतलज नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी। तो इसका सही उत्तर है आपका सतलज नदी। ये क्या है कि इस संधि के द्वारा, ये संधि जो थी तो मेटकॉफ एवं रणजीत सिंह
के बीच में हुई थी और इस पे इन्हीं लोगों ने हस्ताक्षर भी किए थे। और इस संधि के द्वारा क्या थी कि सतलज नदी जो थी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। और इस संधि के द्वारा लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसमें रणजीत सिंह ने इस तरफ से आक्रमण न करें। सतलज के पूरब के जो राज्य थे वो अंग्रेजों के पास चले गए। तो आपसे पूछ सकता है कि अमृतसर की संधि से संबंधित की मतलब कि कहाँ पे एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी, या सतलज के पूरब के या पश्चिम के कौन से राज्य थे अंग्रेजों के पास चले गए, ऐसे बन सकती है। या अमृतसर की संधि किस सन में हुई थी, अमृतसर की संधि पे किसने हस्ताक्षर किया था, इधर से रणजीत सिंह उधर से किस अंग्रेज गवर्नर या अधिकारी, कुछ भी ऐसा करके पूछ लेगा। तो अमृतसर की संधि से संबंधित मान लीजिए हो सकता है किसी में अभी कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो हम बता ही देते हैं यहाँ पे। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी और जिसमें जैसा कि बताया कि उधर से अंग्रेजों की तरफ से मैटकॉक और इधर से रणजीत सिंह ने की थी। और इस संधि के द्वारा सतलज नदी को रणजीत सिंह ने अपनी राज्य की सीमा स्वीकार की थी। और सतलज के पूरब के जितने राज्य थे, जो भी उनके क्षेत्र थे रणजीत सिंह के, वो अंग्रेजों के पास चले गए, उनका अधिकार हो गया। और इसके संधि के द्वारा क्या है, सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। लुधियाना में एक रेजिमेंट रखा, अंग्रेजी सेना रखी गई। तो इस तरह से इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि किस सिख गुरु ने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया एवं कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर भी बसाया। आपके सामने आपके सामने ऑप्शन है हरगोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है गुरु ये हरगोबिंद सिंह। इन्होंने क्या है कि सबसे पहले आपके सामने इस तरह से आया कि एक लड़ाकू बना दिया या कुछ। तो शुरुआत में क्या था कि ये जो सिखों में सैनिकों की भावना पैदा करना, ये सारी चीज़ें हरगोबिंद सिंह जी ने शुरू की, जिसे आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह ने पूरी तरह से एक व्यवस्थित रूप दिया। तो इस तरह से पूछे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट में कि किस गुरु ने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया एवं कश्मीर की कीरतपुर नगर का स्थापना की, तो आपका सही उत्तर होगा हरगोबिंद सिंह। और इसी में एक चीज़ आ जाए कि किसने अपने शिष्यों को मांसाहार की इजाज़त दी, कि जैसे पहले है कि ऐसा नहीं था, तो उन्होंने ये भी हरगोबिंद सिंह ही जी का आएगा। और इनको क्या है कि अपने जो पिता के ऊपर अर्जुन देव के ऊपर क्या है कि सभी जानते होंगे, काफ़ी फेमस है और काफ़ी दुख की भी बात है कि जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या कहते हैं मृत्युदंड दिया था, फांसी पे लटकवा दिया था। तो उनके पुत्र थे। तो इन पे क्या है कि उसने जुर्माना लगाया, इन्होंने जुर्माने की रकम नहीं चुकाई, जिस कारण जहांगीर ने इन्हें 2 साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था, तो आपका हरगोबिंद सिंह होगा। और किसने अपने शिष्यों के, किस सिख गुरु ने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी, तो भी आपका यही होगा हरगोबिंद सिंह। और इन्होंने क्या है कि अपने शिष्यों से धन नहीं लेते थे, धन के बदले में घोड़े और शस्त्र लेते थे, जिससे कि कल को ये जब भी ज़रूरत पड़े किसी के विरुद्ध तो वो, क्योंकि ये देख चुके थे कि इनके पिता गुरु अर्जुन देव जी की सिर्फ उन्होंने क्या किया था, जहांगीर के पुत्र जो थे खुसरो, तो उनको इन्होंने सिर्फ क्या कहते धन और आशीर्वाद दिया था, जिसके लिए उन्होंने उसको फांसी पे लटका दिया था। तो अब इन लोग को मतलब सिखों को भी ये था, सिख गुरुओं को, कि हाँ हमें भी अपनी शक्ति और अपने को शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम सैनिकों को सैनिक शिक्षा दी, अपने शिष्यों को उनमें सैनिक भावना पैदा की और शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपका सही होगा हरगोबिंद सिंह। तो जैसा कि कहा कि इन्होंने सैनिकों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की और सैनिक रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह से इन्होंने सिखों को क्या एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया था। तो जैसे कि हमने देखा हरगोबिंद सिंह से कई चीज़ें देखी कि 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया,
कीरतपुर नगर का स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको समाहित हैं, जिससे आप अगर ध्यान रखेंगे तो एक बार उनसे संबंधित कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं अगर हरगोबिंद जी से संबंधित आ जाता है। तो जैसा कि एक चीज़ वो भी बताया कि इनको अपने पिता की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने 2 वर्ष ग्वालियर किलम, तो ये भी आपसे पूछ लेता है तो वो भी आपको क्लियर रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाहौर की संधि जो कि 9 मार्च 1846 को हुई थी की शर्तों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपके सामने कथन है, महाराजा ने सतलज एवं ब्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों से अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया, इन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। बी है आपका, बी कथन है, सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक कर दी गई। सी कथन है, अल्पवयस्क दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया, रानी जिंदल उनकी संरक्षिका और लाल सिंह उनके वजीर स्वीकार किए गए। तो यहाँ पे आपके सामने 3 कथन है और पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें ऑप्शन में है ये बी, सी या सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका सभी, क्योंकि यहाँ पे जो कथन है जैसे कि महाराणा ने सतलज एवं ब्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों से अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया, इन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। सिख सैनिकों की संख्या जो कि घुड़सवारों की थी वो 12,000 और पैदल सैनिकों की संख्या 20,000 तक सीमित कर दी गई। और अल्पवयस्क जो कि दिलीप सिंह उस समय नाबालिग थे तो उनको महाराजा स्वीकार किया गया, और जब कोई नाबालिग होता था तो उसके लिए कोई संरक्षिका, तो उनकी जो रानी जिंदल थी उनकी संरक्षिका स्वीकार किया और लाल सिंह को उनका वजीर नियुक्त किया गया। और जैसा कि ये जो शर्त थी ये थी आपके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद की ये संधि थी। लाहौर की संधि अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि किस प्रथम मतलब किस आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम था तो किसके बाद हुई, तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई थी जो कि 9 मार्च 1846 को। और कहते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वह महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। तो कभी इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी महत्वाकांक्षा का परिणाम था और कब हुई थी। यहाँ पे मैंने डेट मेंशन की, हो सकता है कि आपको कथन तो दे दे, डेट पूछ ले कि ये कब हुई थी या किस क्या कहते हैं आंग्ल सिख युद्ध के बाद ये संधि हुई थी। तो कई तरह से क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपको सभी इसमें क्लियर रहेगा कि ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद संधि हुई थी, कौन सी, लाहौर की संधि। और ये जैसे सारे स्टेटमेंट हैं कि अल्पसंख्यक दिलीप सिंह को किस संधि के द्वारा महाराजा स्वीकार किया गया था, तो लाहौर की संधि के द्वारा। और ये कब हुई थी, 9 मार्च 1846 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया था। कि निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है सआदत खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी के सभी जो हैं वह तो हैं आपके अवध के ही नवाब। तो यहाँ पूछा कि मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया था, तो इसका सही उत्तर है आपका सफदरजंग। तो इसको क्या है, ये अवध का नाम है, इसको मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है घसीटी बेगम, शौकत जंग, राज बल्लभ यार, लतीफ़ी खां किसके जानी दुश्मन थे। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर कासिम। तो यह थे, इसका सही उत्तर है आपका सिराजुद्दौला। ये घसीटी बेगम, शौकत जंग, राज बल्लभ यार, लतीफ़ी खां ये सब उसके जानी दुश्मन थे सिराजुद्दौला के। और घसीटी बेगम जो थी, शौकत जंग थे, ये सब क्या था, शौकत जंग इनके मौसा थे, घसीटी बेगम इनकी दूसरी मौसी थी। और इन लोग क्या था कि जैसे कि अलीवर्दी खां जो था उसने अपनी तीसरी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना वारिस नियुक्त किया था। तो ये सबको उनसे दुश्मनी थी और ये सब मिलकर उसे क्या कहते हैं हटाना चाहते थे। और कहीं कहीं सभी लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया प्लासी के युद्ध में, और सिराजुद्दौला जिससे मारा गया, युद्ध में हार गया, उसके वजीर ने उसको धोखा दिया मीर जाफ़र ने, और फिर वह वहाँ से भागा, जहाँ के बाद उसके मौसी के ही किसी लड़के ने, शौकत जंग या किसी के लड़के ने उसका
कत्ल कर दिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है आपसे कि किस सिख गुरु ने गुरु का पद पैतृक बना दिया, जिन्हें अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी और जिस पर अमृतसर नामक शहर बसाया गया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तीनों आपको क्लियर हो जाएंगी कि पहली बात अकबर ने किसे 500 बीघा ज़मीन दिया था, किसने गुरु का पद पैतृक बनाया और किसने अमृतसर नामक शहर बसाया। तो इसका सही उत्तर है आपका यहाँ पे ऑप्शन देखिए अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। तो इसका सही उत्तर है आपका रामदास। इन्होंने क्या है, ये अकबर के समकालीन थे और अमरदास जैसे ऑप्शन में देख रहे हैं ये इन्हीं के दामाद थे। तो अकबर ने इन्हें क्या है 500 बीघा ज़मीन दी थी। इसी ज़मीन पर उन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। कि पहले ये क्या था कि ये जो नगर था रामदासपुर के नाम से बसाया गया था, बाद में इसको अमृतसर नाम दिया गया। और इन्होंने जब ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि इसके अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था, तो इन्हीं के जो अनुयायी होते थे जाते थे वो पैसा वसूलने के लिए, तो उनको रामदासी कहा जाता था। और रामदास ने ही क्या है अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद जो है पैतृक बना दिया। पहले ऐसा नहीं था, मतलब कि जो है उन्हीं के पुत्र को बनाया जाएगा, पर इन्होंने ही अपने तीसरे पुत्र को जब उत्तराधिकारी नियुक्त, उसके बाद से गुरु का पद जो है वह पैतृक बन गया था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप देख रहे हैं रामदास, अमरदास, अर्जुन देव। तो रामदास थे वो अमरदास के पुत्र थे और अर्जुन देव जो थे वो रामदास के पुत्र थे। और अर्जुन देव के साथ ही क्या हो गुरु का पद पैतृक हो गया। तो इस तरह से आपने एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें देखी कि किस गुरु ने गुरु का पद पैतृक बनाया। अकबर ने उन्हें 500 बीघा ज़मीन थी जिसपे अमृतसर नामक शहर बसा था। और उसके साथ साथ आपने देखा कि किसके अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था, या रामदास ने अपने किस पुत्र को, तो तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और जिसके साथ ही गुरु का पद पैतृक बन गया। तो इस तरह से कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन था जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किया था उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। तो आपके सामने ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह, बंदा बहादुर, अर्जुन देव। तो इसका सही उत्तर है आपका बंदा बहादुर। इन्होंने ही पहला, ये सिखों का पहले राजनीतिक गुरु थे और पहला राजनीतिक नेता था और जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किया था उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि बंदा बहादुर इनका शासनकाल कब तक था, तो 1708 से 1716। और ये जो है कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और इनका बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। तो इनकी जो है बैराग ग्रहण किए। इनका बाद में क्या नाम रखा गया था, माधोदास रखा गया था। फिर माधोदास बैरागी कहा जाता था। फिर इनकी गुरु गोबिंद सिंह से आंध्र प्रदेश के नांदेड़ नामक स्थान पर मुलाकात हुई थी। तो इनसे बहुत प्रभावित हुए और अपने प्रभावित होकर इसने अपने को गुरु का बंदा कहा, जिससे तब से इसका नाम क्या था, बंदा बहादुर पड़ गया। और यह पहला राजनीतिक नेता था और इसने ही सर्वप्रथम गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज की मुहर बनवाई। तो इस तरह से आपसे पूछ लेता है जैसे कि पहले सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन था, प्रथम सिख राज की स्थापना किसने की, तो या गुरु गोबिंद सिंह एवं गुरु नानक जी के नाम के सिक्के किसने चलवाए, सिख राज की मुहर किसने बनवाई। तो ये इन्हीं का दौरा किया गया था बंदा बहादुर के द्वारा। और ये भी पूछ सकते हैं कि किसका नाम बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दे देंगे तो बंदा बहादुर का। और इनको ही क्या कहते हैं, फर्रुख शेर के शासनकाल में दिल्ली में इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। तो जिसके बाद से सिख हैं नेतृत्व मतलब एकदम नेतृत्व विहीन हो गया। तो इस तरह से क्या कहते हैं आपके सामने क्वेश्चन बने कि लक्ष्मण देव बचपन में किसका नाम था, या जैसा बोला कि गुरु गोबिंद सिंह को गुरु नानक नाम के सिक्के किसने चलाए, या प्रथम राजनीतिक नेता कौन था सिख राज की स्थापना की। तो ये सारी चीज़ें बंदा बहादुर से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछ रहा है आपसे कि किस मुगल शासक के काल में एक डच प्रतिनिधि
शिष्टमंडल, डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है फारुखशियर, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है बहादुर शाह प्रथम। इन्हीं के शासनकाल में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था और इस शिष्टमंडल का कहते हैं दरबार में बहुत जोरदार स्वागत हुआ और इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जुलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी, जिसे बाद में बीबी फिदवा की उपाधि दी गई थी। तो डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में जो आया था किसके शासनकाल में? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। और जैसा कहा कि इसमें एक पुर्तगाली स्त्री जुलियाना का महत्वपूर्ण भूमिका थी और जिसे बाद में बीबी फिदवा की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप बहादुर शाह जफर से और भी देख सकते हैं कि आपके सामने ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि दुर्भाग्यवश किस मुगल शासक की मृत्यु के भी गृह युद्ध छिड़ गया और उसके शव को 10 सप्ताह तक दिल्ली में दफनाया न जा सका। तो आपके सामने इसका भी सही उत्तर वही होगा, बहादुर शाह प्रथम। इसी का शव था जो कि 10 सप्ताह तक दिल्ली में दफनाया न जा सका। यह आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओवन सिडनी ने किसके बारे में लिखा था, किस मुगल शासक की यह मुगल सम्राटों में अंतिम सम्राट है जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो यह ओवन सिडनी ने लिखा है। उनके अनुसार बहादुर शाह प्रथम अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। तो जैसा कि देखा हमने बहादुर शाह से संबंधित 3-4 फैक्ट देखे कि उनकी मृत्यु से उनके बारे में जो कथन है या जो ये डच प्रतिनिधि आया था। अब यहाँ पे देखें कि इनका शासनकाल क्या था, तो 1707 से 1712। जैसा कि हम जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और फिर उसके बाद जो है ये फिर उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी होते हैं और यही अगला शासक होते हैं। इनका शासनकाल 1707 से 1712 चलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय में पाट्रे ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बंगाल का जो कौन सा ऐसा बंदरगाह था जो पुर्तगालियों के समय में पाट्रे ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। तो आपके सामने ऑप्शन है चंद्रदीप, हुगली, चटगांव। तो इसका सही उत्तर है आपका चटगांव। तो यह बंदरगाह था जो कि पुर्तगालियों के समय में इस नाम से जाना जाता था, बाद में इसे चटगांव के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। और आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर से है कि आप प्लीज़ पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारा जो मॉक टेस्ट स्टार्ट है लगभग 1.5 महीने से चल रहा है, जो कि अभी आपका देखें तो कम से कम 40-45 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। पहले के मॉक टेस्ट 10 क्वेश्चन के होते थे और जैसा कि शुरू से हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन एकदम शुरू से लेके पूरी तरह से मतलब वो आपका कवर जो कि आपका जेआरएफ का नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है, टेंशन हिस्ट्री में जैसे हिस्ट्री के सोर्स हैं या प्री हिस्ट्री हैं या आपका इसका प्री हिस्ट्री के बाद इंडस सिविलाइजेशन है या वैदिक कल्चर है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब पे वीडियो है। और किसी पे 6 किसी पे 7 ऐसे वीडियो, तो सबकी प्लेलिस्ट बना दीजिएगी। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। और लास्ट वीक से जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पे भी वीडियो अपलोड करना शुरू किए हैं, तो लास्ट वीक के 2 वीडियो हैं सैटरडे और संडे के, और जो कि हमारा सैटरडे और संडे मॉडर्न हिस्ट्री का टर्न होता है, तो उन दोनों वीडियो की भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मोर रिवीजन, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। आपका एक नंबर आप जानते हो कि आपके एग्ज़ाम नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, कभी कभी लोगों को 1-2 नंबर से ही क्या कहते हैं जेआरएफ रह जाता है, नेट रह जाता है। तो प्लीज़
आप लोग खूब मन से तैयारी कीजिए और जिससे आपका खूब बढ़िया एग्ज़ाम हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस ब्रिटिश अधिकारी ने बहादुर शाह जफर के बारे में कहा था? किस ब्रिटिश अधिकारी ने बहादुर शाह जफर के बारे में कहा था? दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। क्वेश्चन क्या है? क्या है ब्रिटिश अधिकारी ने? दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें क्रांतिकारियों ने जब दिल्ली पे अधिकार कर लिया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का हिंदुस्तान घोषित किया। और इस समय बहादुर शाह जफर जब देखें कि उनके पुत्रों को मार दिया गया उनको, तो ये जब वहाँ से निकल के किले से कहते हैं हुमायूं के मकबरे में छिपे थे, तो वहाँ पे क्या था कि इनको पकड़ लिया गया। तो उसी समय पे मेजर हडसन का ये कथन था कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। क्योंकि लगभग वो लोग धीरे धीरे जो था आपके 1857 की क्रांति को अपने जो बलपूर्वक दबाने की पूरी कोशिश की और सफल भी लगभग हो चुके थे वो। तो ये कथन ब्रिटिश अधिकारी मेजर हडसन का है, जिसने उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया था। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे में, जहाँ वो छुपे थे उस समय। तो ये रहा हमारा आज का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सभी के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग अपनी तैयारी खूब अच्छी रखिए, खूब रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट।